दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कर्नाटक में मस्जिदों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जी हां, दरगाहों और मस्जिदों पर बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। जी हां, इस सर्कुलर में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दिन में लाउड स्पीकर की आवाज की तेजी को एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मानकों के हिसाब से रखने को कहा गया है। जी हां, इसके अलावा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आजान और जरूरी सूचनाओं के ऐलान के लिए ही करने को कहा गया है। इसके अलावा सलत, जुमा खुतबा, बयान और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान मस्जिद प्रांगण में मौजूद स्पीकर का ही इस्तेमाल करने को कहा गया है। साथ ही किसी भी अवसर पर मस्जिदों के आसपास या फिर मस्जिद में ऊंची आवाज के पटाखों के इस्तेमाल करने के पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा पर्यावरण अधिकारी से सलाह करके ध्वनि तंत्र लगवाने की बात कही गई है। साथ ही मस्जिदों के अंदर मुअज्जिन को एम्पलीफायर के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने की भी बात की गई है। इसके अलावा कहा गया है कि दरगाह और मस्जिदों में खाली पड़ी जगहों पर फलदार और छायादार पेड़ लगाया जाए। इसके अलावा संभव हो तो फिर इन जगहों पर पशु पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए टंकी भी लगाया जाए। साथ ही साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। धार्मिक स्थानों पर भिखारियों को बढ़ावा देने से भी बचने की सलाह दी गई है। दोस्तों करीब 1 साल पहले यही मार्च का महीना था। जी हां, यही होली के आसपास के दिन थे। कोरोना ने असर दिखाना शुरू किया था और मार्च के दूसरे हफ्ते से ही देश की राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कोरोना पर रोकथाम के लिए कदम उठा रही थी। किसी में लॉकडाउन की बात चल रही थी तो कहीं शादी समारोह या फिर सार्वजनिक स्थान पर भीड़ कंट्रोल के लिए कदम उठाए जा रहे थे। जी हां, अब 1 साल बीत गया है, ठीक 1 साल बीत गया है। जी हां, फिर से मार्च का महीना है और मार्च के मध्य से यानी कि मार्च के 20 से वैसा ही माहौल नजर आने लगा है जैसा कि पहले लग रहा था, यानी कि 2020 में। जी हां, पिछले साल मार्च 2020 की तरह ही राज्य सरकारों ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अलग अलग कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जहां कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लग गया है तो कई इवेंट कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। दोस्तों बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के विधायक रामसूरत राय को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के लिए तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है। कल बिहार विधानसभा में मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव को आरोप वापस लेने की चेतावनी देते हुए मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही थी। लेकिन कल सदन में गर्मागर्मी के बाद तेजस्वी यादव के तेवर और तल्ख हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस स्कूल में शराब बरामद हुई है उसमें मंत्री की भूमिका साफ तौर पर उजागर हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 1 अप्रैल तक अगर सरकार मंत्री को बर्खास्त नहीं करती है तो राजद मामले को लेकर जनता के बीच जाएगा और प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मंत्री जी कितना भी सफाई दे दे, उनका खानदान कैसा है इसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों बिहार में एथेनॉल उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में एथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी मिल गई है। यह एथेनॉल को लेकर अलग नीति बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। जी हां, अब राज्य में गन्ना के अलावा मक्का, चावल और सड़े हुए अनाज से एथेनॉल का उत्पादन हो सकेगा। जी हां, राज्य सरकार ऐसी इकाइयों को साल 2016 की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अलावा पूंजीगत अनुदान का लाभ भी देगी। ये अधिकतम 5 करोड़ होगा। इच्छुक इकाइयों को इसी साल 30 जून तक आवेदन करना होगा। दोस्तों बिहार में राज्यपाल कोटे की विधान परिषद सीटों के लिए एनडीए ने अपने सभी 12 नामों की घोषणा कर दी है। एनडीए के घटक दल जदयू और बीजेपी ने 6-6 सीटें बांट ली है। एनडीए में सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तथा विकासशील इंसान पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। जेडीयू ने अपनी सूची में आरएलएसपी का विलय करके पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा को जगह दी है, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी की 1 सीट की मांग अनसुनी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू ने अपनी सूची में उपेंद्र कुशवाहा, संजय सिंह, राम बच्चन राय, अशोक चौधरी, संजय गांधी और ललन सर्राफ को जगह दी है। उधर बीजेपी की सूची में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर प्रमोद कुमार, घनश्याम ठाकुर, विनेदिता सिंह, जनक राम और फिर दिवेश कुमार को जगह मिली है।
दोस्तों आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की भारी जीत से बीजेपी को एक कड़वी सीख मिल गई है। जी हां, बीजेपी ने उन्हें ईसाई मुख्यमंत्री कहा था और टीडीपी ने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन वाईएस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में विजेता निकले। जी हां, वोटों की गिनती 14 मार्च को पूरी हुई। जी हां, रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने चुनावी में बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी ने 11 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 75 में से 73 म्युनिसिपल लोकल बॉडीज को अपने नाम किया है, जबकि बीजेपी के खाते में कुछ भी नहीं आया। जी हां, और तेलुगु देवस पार्टी यानी कि टीडीपी ने 75 में से सिर्फ 2 म्युनिसिपैलिटी जीती। जी हां, आंध्र प्रदेश के राजनीतिक पंडित कहते हैं कि वाईएसआर कांग्रेस की जीत ने साबित कर दिया है कि बीजेपी के सांप्रदायिक रणनीति में राज्य में काम नहीं किया। आंध्र प्रदेश में एंटी बीजेपी माहौल 2014 में राज्य के बंटवारे के समय से है। जी 2014 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे। 2009 के चंद्रशेखर राव की अगुवाई वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस ने अलग तेलंगाना राज्य के लिए कई आंदोलन किए हैं। केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार राज्य का बंटवारा नहीं करना चाहती है, लेकिन विपक्षी बीजेपी ने तेलंगाना के निर्माण को अपना समर्थन दिया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर होंगे। जी हां, सरकारी सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोदी को बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जी हां, बांग्लादेश इस साल 3 महत्वपूर्ण उत्सव मना रहा है, जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी महोत्सव, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के 50 साल पूरा होना तथा बांग्लादेश की आजादी के 50 साल भी पूरा हो रहे हैं। जी हां, मोदी इससे पहले 2015 में बांग्लादेश गए थे। दोस्तों पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दामों से परेशान लोगों को पता भी नहीं चला कि उनकी रसोई में महंगाई की आग पहुंच चुकी है। यह बीते 2 महीनों में सरसों के तेल और रिफाइंड के दामों में भारी उछाल आया है। इसकी वजह से घरों का बजट बिगड़ गया है। आलम यह है कि बीते दिनों में सरसों के तेल में 10 से 15 रुपए और बीते 2 महीनों में 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हुआ है। यह ऐसे ही तेजी रिफाइंड के दाम में भी बनी हुई है। महंगाई का असर थोक और खुदरा मार्केट में जबरदस्त तरीके से पड़ा है। खुला सरसों का तेल जो एक महीने पहले 100 से 110 रुपए प्रति किलो था, वह अब 150 रुपए से 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वही अच्छी क्वालिटी सरसों का तेल 120 से 125 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, उसका दाम 160 से 170 रुपए प्रति किलो हो गया है। थोक कारोबारियों का कहना है कि थोक बाजार में तेल के प्रति टीन के दाम 600 से 800 रुपए तक बढ़ गए हैं। वही पाम ऑयल का जो टीन 900 रुपए तक हुआ करता था, वर्तमान में लगभग दोगुने होकर 1900 रुपए प्रति टीन बिक रहा है। 1800 रुपए में बिकने वाला तेल 22 रुपए तक पहुंच गया है। जी हां, इसी तरीके से रिफाइंड ऑयल का टीन 1400 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए प्रति टीन हो गया है। दोस्तों सीमांचल वासियों को अब प्याज की कीमत नहीं रुलाएगी। जी हां, गुलाब बाग मंडी में अब नासिक से नहीं बल्कि गुजरात से प्याज आएगा। इतना ही नहीं, अब ट्रक नहीं बल्कि रेल रेक से प्याज पहुंचने से भी कीमतें कम होगी। कारोबारियों की माने तो 4 से 5 दिनों के अंदर गुजरात के प्याज का रैंक पहुंचते ही प्याज का दाम थोक बाजार में 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल कम हो जाएगा। ऐसे में खुदरा बाजार में भी प्याज की कीमतें गिरनी तय है। जी हां, महज 3 से 4 दिनों में सीमांचल के लोग गुजरात के प्याज का स्वाद ले पाएंगे। एक प्याज कारोबारी भगत सिंह बताते हैं कि गुजरात के गोंडल रेक पॉइंट से 1200 टन प्याज रेल की 21 बोगियों से आ रहा है। नासिक में ब्रोकरों की मनमानी की वजह से रेलवे वैगन द्वारा प्याज नहीं आ रहा है। सड़क मार्ग से प्याज लाने में 650 से 700 रुपए तक परिवहन व्यय लगता है, जबकि रेल मार्ग से एक तो समय कम लगता है और महज 140 रुपए प्रति क्विंटल खर्च में प्याज गुलाब बाग पहुंच रहा है। वैसे गुजरात में नासिक से प्याज का रेट भी सस्ता है, जिसका सीधा फायदा आम आदमी को होगा। दोस्तों बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपियों की मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। जी हां, कोरोना के कारण इस बार भी बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट में देरी होगी। बिहार बोर्ड ने 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन जांच 19 मार्च तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब मूल्यांकन कार्य में देरी के कारण कहा जा रहा है कि 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। जी हां, वहीं 12वीं के रिजल्ट के बाद 1-2 सप्ताह में बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट www.onlinebseb.in, उसके बाद www.bsebresult.online, उसके बाद www.bsebonline.org और biharboard.online पर जारी किया जाएगा। स्टूडेंट अपना रिजल्ट थर्ड पार्टी वेबसाइट indiaresult.com और फिर examresult.net पर भी जाकर भी चेक कर सकते हैं। यह स्टूडेंट को अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर और रोल कोड सबमिट करना होगा।
दोस्तों बिहार विधानसभा में बुधवार को अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। जहां विधानसभा अध्यक्ष के कामकाज और रवैये को लेकर भाजपा विधायक और मंत्री सम्राट चौधरी ने नाराजगी जताते हुए स्पीकर के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया कि उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जहां सम्राट चौधरी के बयान के बाद अध्यक्ष विजय सिन्हा ने नाराजगी जाहिर करते हुए सदन की कार्रवाई को बीच में ही स्थगित कर दिया और उठकर अपने कक्ष में चले गए। जहां इस घटना से सदन में बैठे हर सदस्य हतप्रभत रह गए। जहां दरअसल सम्राट चौधरी जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने सदन में विजय सिन्हा को कहा कि ज्यादा व्याकुल ना हो, ऐसे सदन नहीं चलेगा। इस बात से आहत होकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी और अपने कक्ष में चले गए। इस घटना के बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी, मंत्री जीवेश कुमार, मंत्री नीरज बबलू, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और सचेतक श्रवण कुमार सहित सत्ता पक्ष के कई विधायक भी स्पीकर को न मनाने के पक्ष में उतरे। दोस्तों अब राशन कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी हां, अब हम आपको जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के साथ मिनटों में आपका राशन कार्ड बन जाएगा। जी हां, सरकार देश में गरीबों तक राशन पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने पिछले साल देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था को लागू कर दिया है। इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य का व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी सस्ते दामों में राशन ले सकता है। जी हां, इस सिस्टम के आने के बाद लोगों के लिए राशन कार्ड का होना और भी जरूरी हो गया है। जी अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो फिर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी आप घर बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसे बनवा सकते हैं। जी इसके लिए सभी राज्यों ने अपनी ओर से वेबसाइट बनाई है। आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, वहां की वेबसाइट पर जाइए और राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। जी हां, वह व्यक्ति जो भी भारत का नागरिक है वह राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे का नाम पेरेंट्स के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है। हालांकि 18 साल से ऊपर वाले अपने लिए अलग राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों बिहार में शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए बहुत अहम फैसला लिया है। जी हां, बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगले क्लास में प्रमोट करने का निर्णय लिया है। जी इसका मतलब है कि छात्रों का अब अगली कक्षा में नामांकन हो जाएगा बिना ही एग्जाम दिए। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 2019 नियम 10 के में ढील का फैसला किया है। फैसले के बाद बिना परीक्षा दिए क्लास 5 से 8 के छात्र अगले क्लास में दाखिला ले पाएंगे। जी हां, विभाग ने नियम में ढील को लेकर संकल्प पत्र जारी कर दिया है। कोरोना के बाद स्कूलों को खोले जाने की वजह से विभाग ने यह फैसला किया है। जी आपको बता दूं कि बिहार में अन्य राज्यों की तरह कोरोना की स्थिति काफी अच्छी है। आज सदन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि दूसरे राज्यों के आंकड़ों के मुकाबले बिहार का आंकड़ा काफी बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 15 मार्च के डेटा के अनुसार राज्य में सिर्फ 327 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। दोस्तों बिहार की नीतीश सरकार एक नया प्रस्ताव बना रही है जिसमें सामान्य और पिछड़ा वर्गों को उद्यम लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। इसमें 1% सालाना ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का लोन और फिर 5 लाख तक का अनुदान शामिल है। जी हां, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मंगलवार को यह जानकारी विधान परिषद की पहली पाली के दौरान प्रश्नकाल के दौरान दी है। जी हां, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्यमी योजना में सामान्य और पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत उद्यम लगाने के लिए लोन दिया जाएगा। जी मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 2018 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इस योजना से अति पिछड़ा वर्ग को 2020-21 में जोड़ा गया था। जी इसके साथ ही महिलाओं को भी 2021-22 में जोड़ा जा रहा है। जी सभी के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया है। जी वही सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है। जी उन्होंने कहा कि अब तक इस योजना में अधिकतम 10 लाख रुपए तक लोन दिए जाते थे। जी इसमें 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन और 5 लाख रुपए अनुदान होता था। जी यह राशि 3 किस्त में दी जाती थी। अब इसे 2 किस्तों में देने पर विचार हो रहा है। यह इस योजना में मॉनिटरिंग की व्यवस्था संबंधित सदस्यों के प्रश्न पर मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जिला उद्योग केंद्र से इसकी व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय कामगारों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जी अब सऊदी अरब के अलग अलग देशों में काम कर रहे भारतीय लोग अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकेंगे, साथ ही वे जब चाहे अपने देश आ जा सकेंगे। जी अभी तक नौकरी बदलने और मर्जी से स्वदेश यानी कि अपने देश आने की आजादी नहीं थी, लेकिन सऊदी अरब ने कामगारों के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है जिससे भारतीय लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। सऊदी अरब ने जिस नई प्रणाली का ऐलान किया है उसका नाम कफाला प्रायोजन प्रणाली है। कफाला
कफाला प्रायोजन प्रणाली से सऊदी में काम कर रहे लगभग 1 करोड़ लोगों को राहत मिलने की संभावना है। ये भारत की बात कर रहे हैं। जी भारत के 1 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। जी अगर भारतीय कामगार अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है तो वे अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकेंगे सऊदी में। जी हां, और अपने मुताबिक नौकरी पा सकेंगे। नौकरी के दौरान वे जब चाहे अपने देश वापस लौट के आ सकेंगे। जी इस पर किसी भी तरीके की कोई भी रोक नहीं होगी। सऊदी अरब में काम कर रहे लोगों की अक्सर शिकायत आती रहती है कि जिस काम के लिए उन्हें वीजा मिलता है कभी कभी वे काम नहीं देकर कुछ और काम कराया जाता है। जी वहां के कानून भारतीय लोगों को ऐसी आजादी नहीं देता कि जिससे वे अपनी नौकरी बदल सके और जैसा काम चाहे वैसा कर सके। इससे छुटकारा देने के लिए सऊदी अरब की सरकार ने कफाला प्रायोजन सिस्टम लागू किया है। जी हां, पिछले साल नवंबर में सरकार ने कफाला प्रायोजन प्रणाली में कुछ बदलाव करके कफाला प्रायोजन प्रणाली लागू करने का वादा किया था। 14 मार्च को सऊदी सरकार ने इसे लागू भी कर दिया है। यह सिस्टम लागू होने से सऊदी में काम करने वाले लगभग 1 करोड़ भारतीय लोगों को फायदा होगा। भारतीय कामगारों की शिकायत रहती है कि कंपनियां उनका शोषण करती है, ज्यादा काम कराया जाता है लेकिन उनके मुताबिक पैसे नहीं मिलते हैं। यहां तक कि अपने देश भी नहीं आने दिया जाता है। यह कंपनियों की इस मनमानी को खत्म करने के लिए सऊदी सरकार ने कफाला सिस्टम लागू किया है। नए नियम के मुताबिक कंपनियों के गलत बर्ताव और शोषण की स्थिति में कामगार अब नौकरी बदल सकेंगे। वे जहां चाहे वहां अप्लाई करके नई नौकरी पा सकेंगे। दोस्तों, बिहार में होली पर घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और फिर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज यानी कि बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। वहीं संक्रमण के बढ़ रहे केस के चलते इस बार फिर से कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय लिया गया है। पटना में 56 जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई सक्रियता मरीजों की सूची आधार पर इसे बनाया जाएगा। यह संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन को बनाने की जिम्मेवारी दी गई है। दोस्तों, बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहां खाद कारखाना और फिर पेट्रोकेमिकल आदि का निर्माण कार्य शुरू किए जाने के बाद बिहार सरकार भी यहां के औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। जी इसी कड़ी में बिहार सरकार ने यहां पेप्सी कंपनी का प्लांट लगाने की स्वीकृति दे दी है। जी इस सरकार में बिहार में यह पहला निवेश होगा और पहला निवेश गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र में किया जा रहा है। जी बेगूसराय के सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस निवेश पर आभार और खुशी जताते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को धन्यवाद दिया है। बिहार सरकार की ओर से बेगूसराय में पेप्सी कंपनी का प्लांट लगाए जाने की स्वीकृति मिलने से जिले वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जी हां, सरकार ने बरौनी औद्योगिक क्षेत्र के असुरारी में प्लांट लगाने के लिए पेप्सी एंड कंपनी को 55 एकड़ जमीन अलॉट किया है। यह 500 करोड़ के इस निवेश से बनने वाले फैक्ट्री में जहां 400 लोगों को कंपनी के अंदर काम मिलेगा, वहीं 1500 से अधिक लोग कंपनी से जुड़कर बाहर काम करने का मौका मिलेगा। जी हां, असुरारी में ही मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया भी चल रही है। दोस्तों, बिहार में जमीन खरीदने वाले लोगों को अब और बड़ा झटका लगेगा। जी हां, बिहार में जमीन पहले से और ज्यादा महंगी हो जाएगी। राज्य सरकार शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के सर्किल रेट में इजाफा की तैयारी कर रही है। 30 से 50% तक सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी है। जी हां, नए नगर निकाय क्षेत्र में 2% रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। जी हां, बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी के साथ आगे बढ़ा है। सर्किल दर से दोगुने कीमत पर जमीन की खरीद बिक्री हो रही है और इसके कारण सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह राज्य सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला किया है। पटना के सभी 7 निबंधन कार्यालय की तरफ से इसके लिए टीम भी गठित की गई है। दोस्तों, महंगाई की मार थम नहीं रही है। जी हां, गाड़ी और पेट्रोल की कीमतों के बाद अब टायर के दाम बढ़ने जा रहे हैं। जी हां, हाल के हफ्तों में नेचुरल रबर यानी कि एनआर दरों में वृद्धि के कारण टायर कंपनियां अगले महीने फिर से कीमतें बढ़ा सकती है। उद्योग के सूत्रों ने कहा है कि वृद्धि औसतन 5% तक हो सकती है। जी लॉकडाउन के बाद कंपनियों द्वारा यह तीसरा कीमत वृद्धि होगी। जी कंपनियों ने पहले ही कीमतों में 2 से 4% की वृद्धि की है। नेचुरल रबर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 180 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। जी कीमतों में यह उछाल वाहनों की कीमतों को प्रभावित करेगा। जी क्योंकि यह पहले की तुलना में महंगा होने जा रहा है। निर्माताओं ने वस्तु की बढ़ती लागत के लिए नवीनतम मूल्य वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने शराबबंदी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। मद्य निषेध विभाग ने कल 5 से 10 बजे तक पूरे राज्य में एक साथ शराब के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाया। 5 घंटे तक सभी जिलों में उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर जांच की, जिसमें 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब पकड़ी गई। इसके अलावा बैग से 29 लाख रुपए भी जब्त किए गए।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में चल पड़ेगी। जी हां, अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन को 2023 के अंत तक बन जाना था, लेकिन महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण न होने के कारण सरकार अब इसे 2024 चुनाव से पहले शुरू करना चाहती है। पर इस अवधि में पूरे बुलेट ट्रेन रूट को बना पाना संभव नहीं है। ऐसे में अब इसे पूरे रूट के सिर्फ गुजरात वाले हिस्से में शुरू करने की योजना है। जी हां, पर यह भी इसलिए संभव नहीं है क्योंकि 2024 में गुजरात हिस्से के बन जाने के बाद भी 1.5 साल का और समय ट्रायल रन को देना होगा और उसके बाद ही यात्री सेवा शुरू हो जाएगी। जी हां, ऐसे में अब रेल मंत्रालय की नई प्लानिंग के मुताबिक 2024 के आम चुनाव से पहले बुलेट ट्रेन के गुजरात हिस्से में ट्रायल रन शुरू किया जाएगा। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कई गुना बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। जी सन 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बना देश बांग्लादेश कभी गरीबी, भ्रष्टाचार और कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे थे। जी इसी के अलावा यहाँ पर तानाशाही और प्राकृतिक आपदाओं ने भी जमकर कहर बढ़ पाया। लेकिन अब यह देश जिस तरीके से अपनी तस्वीर बदलने में लगा है वह पाकिस्तान के लिए एक सबक है। जी आबादी और गरीबी से जूझता बांग्लादेश अब एशिया का अगला टाइगर बनने की तरफ बढ़ रहा है। कर्ज और प्रति व्यक्ति आय के मामले में इसने पाकिस्तान को जहां बहुत पीछे छोड़ दिया है, तो अब यह देश जीडीपी के लिहाज से भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जहां बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी आजादी का 50वां जश्न मना रहा है। यह बात दिलचस्प है कि पूर्वी पाकिस्तान से टूटकर बने इस देश ने कैसे अर्थव्यवस्था के लिहाज से पाकिस्तान को मीलों पीछे छोड़ दिया है। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था साल 2021 तक $322 बिलियन यानी कि 23 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। यह सिर्फ इतना ही नहीं, इस साल के अंत तक एक औसत बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तानी नागरिक की तुलना में कई गुना अमीर होगा। जहां बांग्लादेश में साल 1990 की शुरुआत में लोकतंत्र की बहाली हुई और यहां से देश ने विकास की जो राह पकड़ी है अब वो अभी तक जारी है। जहां पूर्वी पाकिस्तान से टूटकर बना यह देश पाकिस्तान से कहीं आगे हो गया है। साल 2012 में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रॉस सेविंग 39.9 पर थी, तो पाकिस्तान साल 2012 में 20.4 और फिर 2013 में 20.8 पर ही था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 के बाद से अब तक बांग्लादेश में करीब 8 मिलियन यानी कि 80 लाख लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकाला जा चुका है। यह सिर्फ इतना ही नहीं, एक दशक में प्रति व्यक्ति आय में 3 गुना तक इजाफा हुआ है। यह वर्ल्ड बैंक की माने तो आने वाले 10 सालों के अंदर बांग्लादेश दुनिया के उन तमाम देशों के लिए नजीर बन सकता है जो गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। तो दोस्तों, 31 मार्च तक चलने वाली सभी स्पेशल और पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे ने 30 जून तक बढ़ा दिया है। इससे एक तरफ जहां होली में वापस आ जाने वाले की सुविधा होगी, वहीं स्टेशनों पर भी पूर्व की तरह यानी कि पहले की तरह चहल पहल भी बनी रहेगी। पहले से चल रही लगभग सभी ट्रेनों को 30 जून तक संचालन की मंजूरी दे दी है। यह होली के नजदीक के आने के साथ ही ट्रेनों में भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। सार्वजनिक भीड़ दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता से आने वाली ट्रेनों में हो रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति की एक चिट्ठी इस समय चर्चा में बनी हुई है। जी मिली जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने स्थानीय डीएम को चिट्ठी लिखी है कि और शिकायत की है कि वे मस्जिद में होने वाली अजान से उनकी नींद में खलल पड़ रही है। जी ऐसे में इस मामले में कुछ कार्रवाई की जाए। जी हाँ, दरअसल प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के डीएम को चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा गया है कि रोज सुबह करीब 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। ऐसे में लाउड स्पीकर की तेज आवाज उनकी नींद में खलल डालती है। जी वैसे कुलपति ने यह भी शिकायत की है कि अजान के कारण नींद बाधित होती है और फिर बाद में उन्हें नींद नहीं आती है, जिसके कारण पूरे दिन सिर में दर्द बना रहता है और इसका असर उनके कामकाज पर भी पड़ता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सत्यप्रकाश शर्मा नामक बुजुर्ग और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा ने ऐसा काम किया है जो कि देश में अब तक कभी नहीं हुआ है। ये दंपति करीब 300 किलो का एक ताला बना दिया है। ये इतना ही नहीं, ताला बनाते हुए उन्हें 1 साल हो चुका है। ये काम पूरा होने में अभी 1-2 और महीने लग सकते हैं। इस बारे में सत्यप्रकाश शर्मा का कहना है कि यह ताला बनाने में करीब 1 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। सत्यप्रकाश शर्मा दरअसल अलीगढ़ के एक ताला कारीगर है। उनकी इच्छा है कि वे अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर के लिए भी एक ताला बनाए, बड़ा ताला बनाए। जो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ 100 साल से भी ज्यादा पहले से ताला बनाने का काम धंधा चल रहा है। जो अलीगढ़ के ताला का दुनिया भर में नाम है और अलीगढ़ की पहचान हो, इसलिए हमने ये 300 किलोग्राम का ताला बनाया है। जो मैं राम मंदिर के लिए भी ताला बनाना चाहता हूँ। ताले के बारे में सत्यप्रकाश शर्मा कहते हैं कि अभी 6 लीवर का ताला तैयार हुआ है। 6 फीट 2 इंच लंबे और 2 फीट 9.5 इंच
चौड़े ताले को बनाने में 65 किलोग्राम से ज्यादा पीतल का इस्तेमाल किया गया है। यह 3 फुट 4 इंच की चाबी बनाई गई है। इसका वजन यानी कि इस चाबी का वजन 25 किलोग्राम से भी ज्यादा है। यह उन्होंने कहा है कि काम पूरा होने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा ताला होगा जो कि इस्तेमाल में होगा। जी हम जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि लोग इसे देखकर गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार के मामले में एक भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता को गिरफ्तार किया है। जहां उसके पास से पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की नकली नोट बरामद की गई है। इसमें 2000, 500, 200 और 100 रुपए के साथ साथ 50 रुपए का नकली नोट भी शामिल है। आपको बता दूं कि आरोपी भोजपुरी सिनेमा में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसे काम मिलना बंद हो गया था। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए उसने अभिनय का रास्ता छोड़ दिया और अपराध के रास्तों को चुना। पहले तो उसने वाहन यानी कि गाड़ी चोरी का काम किया, लेकिन बाद में ज्यादा मुनाफे के लिए नकली नोटों के कारोबार में आ गया। पुलिस ने अब इनको नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच भी की जा रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा अध्यक्ष मंगलवार को आज काफी सख्त लहजे में थे। सदन में उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आसन पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करके वे खुद का नुकसान कर रहे हैं। अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आसन किसी का पक्ष नहीं लेता बल्कि पूरी तरीके से निरपेक्ष है। विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि कुछ दिनों से हम सदन में सुन रहे हैं कि आसन किसी का पक्ष ले रहा है। आगे से इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से यह आग्रह करते हैं कि इस तरीके की मानसिकता बदल दें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम सदन में किसी को छूट नहीं दे सकते। अगर किसी पर आरोप लगाए तो फिर पूरे सबूत के साथ हमें जानकारी दे, इसके बाद सदन में इस पर बात करें। बिना सबूत के किसी पर भी आरोप ना लगाए। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराब प्रकरण में बिहार सरकार के मंत्री के भाई का कथित रूप से नाम आने के बाद सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया है। बुधवार की सुबह पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार 1 अप्रैल तक मंत्री राम सूरत राय के भाई को गिरफ्तार करे। अगर 1 अप्रैल तक सरकार उनके भाई को गिरफ्तार नहीं करती है तो फिर सीएम आवास में शराब का ठेका खोल दे। साथ ही अपने सभी मंत्रियों को भी शराब का ठेका दे दे। दरअसल बिहार में 1 अप्रैल को शराबबंदी के 5 साल पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम आवास पर शराब का ठेका खोलने से इसका अवैध व्यापार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में एक मंत्री मुझे गांधी मैदान में देख लेने की बात करते हैं तो दूसरे मंत्री मुक्का दिखाते हैं, वहीं डिप्टी सीएम मेज थपथपाते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम की मौजूदगी में यह शर्मनाक घटना हुई है क्योंकि मेरे पास विधानसभा में ही बात रखने का प्लेटफॉर्म है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंत्री मानहानि करने का दावा करते हैं, लेकिन मानहानि का मुकदमा करने में वे लोग इतनी देर क्यों करते हैं। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों सदन में हुए हंगामे पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंगलवार को सदन में जो कुछ हुआ है वह शोभनीय नहीं हुआ है। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में यह सब चलता रहा, लेकिन वे चुपचाप बैठे रहे और तमाशा देखते रहे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और फिर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस वार्ता में बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में फैसले लिया गया है कि एक नया राष्ट्रीय बैंक बनाया जाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास संबंधित कार्यों के लिए राशि जुटाने का काम करेगा। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में संचरण और वितरण को मजबूत करने के लिए 9129 करोड़ रुपए के संशोधित लागत अनुमान को भी मंजूरी दे दी है। यह भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामले में सहयोग को लेकर समझौते को अनुमति मिल गई है। दोस्तों, नौकरी के दौरान भविष्य में निधि या प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किए जाते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद उम्र के आखिरी पड़ाव में इस पैसे का इस्तेमाल कर सके। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगारी और नौकरियां जाने से लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया गया है कि अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच 71 लाख लोगों ने पीएफ अकाउंट बंद कर दिया है, जहां उसमें बचे रखे पैसे निकाल दिए हैं। जबकि उसके पहले साल में इसी सत्र में 66 लाख लोगों ने अपने अकाउंट बंद किए थे। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में बताया कि 2020 में अप्रैल से दिसंबर के बीच 71,19,029 लोगों ने पीपीएफ खाता बंद कर दिया है। मंत्री ने जानकारी दी है कि साल 2019 में अप्रैल से दिसंबर के बीच ईपीएफ खाता बंद करने वालों की संख्या 66,66,563 थी।
दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि मैंने अपना जीवन मातृभूमि को समर्पित किया है और हमारा लक्ष्य सभी को साथ लेकर चलने का है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार में लोगों की आय बढ़ी है, हमने किसानों और मजदूरों के लिए काम किया है, हमारी कोशिश यही रही है कि लोगों को निर्धनता से उठाया जा सके। जी हां, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमने जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद दोबारा योजना के तहत लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा और मई से विधवा पेंशन के तौर पर 1000 रुपए दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि निम्न आय वर्ग के लोगों को सालाना 6000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा गरीब एससी और एसटी को सालाना 12000 रुपए दिए जाएंगे। जी हां, ममता बनर्जी ने कहा कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जारी होगा। ममता बनर्जी ने स्टूडेंट के लिए 10 लाख रुपए तक के विशेष क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हर साल 5 लाख रोजगार देने का भी वादा किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जब टीएमसी की सरकार सत्ता में आई थी तो बंगाल का रेवेन्यू 25,000 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए हो गया है। ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र को तुष्टिकरण बताने वाले एक सवाल के जवाब में कहा है कि यह समय की जरूरत है, यह घोषणा पत्र लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार इस समय देश की जरूरत है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।